हाँ, सुन पा रहे हैं भी सब लोग? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, तो हमने रोलिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन कल डिस्कस किया था, और उसमें हमने एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा रोलिंग के लिए, है ना, ये हमने समझ लिया था। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, इसको समझना देखो, दिमाग लगाना थोड़ा इसमें कि एक स्फीयर को, है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये मतलब सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इवन इन डिस्क कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट, एक बॉडी को हमने इस तरह से रोल कराया है अप द प्लेन, है ना, इस तरह से रोल करते हुए जा रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, ये देख लेना, है ना। तो क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो हम ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है, देखो, ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हुए डाउनवर्ड्स, और नीचे आते हुए अपवर्ड, अपवर्ड, है ना। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अभी नहीं तो अरेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो इसने कहा ऊपर जाते हुए भी डाउनवर्ड, नीचे आते हुए भी डाउनवर्ड, बन गया एक ऑप्शन है। फिर इसने कहा ऊपर जाते हुए अपवर्ड, नीचे आते हुए भी अपवर्ड, है ना, ये हो गया एक। फिर एक ऑप्शन हो गया हमारे पास ऊपर जाते हुए अपवर्ड और नीचे आते हुए डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब समझना, देखो अपवर्ड मतलब हुआ फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, ये हुआ अपवर्ड फ्रिक्शन, अपवर्ड फ्रिक्शन, और ये हुआ डाउनवर्ड फ्रिक्शन, है ना, ये हुआ डाउनवर्ड फ्रिक्शन, ठीक, डाउन द स्लोप, अप द स्लोप। तो अगर ये रोल करते हुए ऊपर जाता है और वापस रोल करते हुए नीचे आ जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से, सोच समझ के आंसर देते हैं, इससे कुछ बातें सीख भी जाएंगे ना इसी बहाने। ट्राई करो एक बार, है ना, देखो किसका क्या आंसर आता है। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो कि भाई ये बात नहीं समझ में आई। सर कोई और क्या बेटा? सर कोई और एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो जो नॉर्मल होती है वही है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, है ना। नहीं मतलब कोई और फोर्स नहीं लगा रहा ना? हाँ नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, रोल करा के, जैसे नहीं होता कि एक वो बॉलिंग करते वक्त बॉल को नहीं हम रोल करा के छोड़ देते हैं, अच्छा ओके। बिल्कुल वैसे ही ठीक हमने है। बॉल को रोल करा के, है ना, इसको जाने दिया ऊपर रोल करते हुए और वापस आने दिया अपने आप से, है ना। तो ठीक हमने फोर्स लगा के नहीं रखा हुआ ओके सर। है ना। अगर सोचने के लिए हिंट चाहिए तो ये देख लेना कि अनिल पूछ रहे सर सिलेंडर है, बेटा कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर है तो भी यही आंसर आएगा और स्फीयर है तो भी यही आंसर, ऑब्जेक्ट क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करते हुए रोल कर रही है
जितना एसीएम हो उतना ही अल्फा आर होना चाहिए ना। क्लियर है? चलो, अच्छा अगर आंसर सोच लिया सबने, अपने आंसर के साथ रेडी हैं, तो कितने लोग ए कह रहे हैं? ए वाले कितने? सर मैं अनवी। अच्छा, और बेटा कोई ए वाला है? सर भूमिका। अच्छा, और कोई ए वाला है? सर लवीना। और कोई? और कोई? ठीक। बी वाले कितने? बी कितने लोग बी कह रहे हैं? बी कोई नहीं। बी के साथ सी, सी वाले कितने हैं? सी वाले कोई नहीं। डी वाले कितने हैं? अच्छा जी, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई आंसर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखते हैं। आकाश कह रहे हैं मी। आकाश मी किस पे कह रहे हो बेटा आप? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे? अच्छा डी पे कह रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे सोचना देखो कि अगर एक बॉडी रोल करते हुए ऊपर जा रही है ना, मुझे बताओ ये एक्सेलरेट होते हुए जा रही है या रिटार्ड होते हुए? कौन बताएगा? अगर एक ऐसे ऐसे रोल करते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये एक्सेलरेट होता हुआ ऊपर जा रहा है, रिटार्ड होते हुए? रिटार्ड। रिटार्ड होते हुए। बहुत सिंपल लॉजिकल सी बात है ना, क्योंकि ऊपर जाके ये रुकेगा, फिर रुक के वापस आएगा, ये बात ठीक है ना? तो ये रिटार्ड होते हुए ऊपर जा रहा है। तो इसको जो ए सी एम मिल रहा है ना, वो इस तरफ मिल रहा है पीछे। ए सी एम इस तरफ मिल रहा है। तो अब एक बात सोचो, अगर इसको ए सी एम इस तरफ मिल रहा है, तो ये ए सी एम इसकी वेलोसिटी को तो कम कर देगा। मानते हो इस बात को? अच्छा, ये भी मानते हो ये रोल करता हुआ जा रहा है, तो इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में है। क्या कहते हो? ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है रोल करता हुआ ऊपर। यस सर। तो इस ओमेगा को कम करने के लिए बेटा जो अल्फा चाहिए होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होगा ना। ओमेगा को कम करने के लिए, क्योंकि साथ साथ ओमेगा भी कम करना पड़ेगा ना। एट एवरी मोमेंट वीसीएम नीड्स टू बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर वीसीएम को एसीएम कम कर दे रहा है, जो कि एम जी साइन थीटा से मिल जाएगा हमें, तो कोई ना कोई टॉर्क चाहिए ना ओमेगा को कम करने के लिए, और वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। समझ नहीं आपने भी क्या बोला। बेटा ओमेगा क्लॉकवाइज है, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। एट एवरी मोमेंट वीसीएम नीड्स टू बी इक्वल टू ओमेगा आर। हाँ सर। रोलिंग की कंडीशन है ना। अच्छा, वीसीएम इज डिक्रीजिंग विद टाइम। हाँ सर ठीक है। ओमेगा आल्सो नीड्स टू डिक्रीज विद टाइम। यस सर। ओमेगा को कम करने के लिए जो अल्फा चाहिए होगा, दैट नीड्स टू बी एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाऊं मैं या नीचे की तरफ लगाऊं, ये बता दो मुझे, है ना? मैं यहाँ पे वीसीएम का डायरेक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम ऊपर जाते हुए डिस्कस कर रहे हैं। ये वीसीएम का डायरेक्शन। हाँ, तो अब इस ओमेगा को कम करने के लिए मैं फ्रिक्शन इस तरफ लगाऊं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सोच लो। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, है ना? ये हो गया, ये हुआ हमारा फ्रिक्शन। ताकि ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ओमेगा को कम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट हो तो इसमें मुझसे बात कर लो। कोई ऐसा भी कोई भी डाउट इससे रिलेटेड मन में आ रहा हो कि भैया ये बात नहीं मुझे समझ में आई, तो हम बात कर लेते हैं वापस। सर जो ये बॉल है, हम्म हम्म, हम्म, हम्म। ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बेटा वो जो ये ना एसीएम जो वीसीएम को कम कर रहा है, ये तो प्राइमरली एमजी साइन थीटा से ही मिल जाएगा ना। यस सर। बात समझ रहे हो ना? देखो ऐसे सोचते हैं कि अगर एक्सेलरेशन देने के लिए कोई है, तो हमें अल्फा देने के लिए भी कोई चाहिए। ये बात सही है ना? यस सर। तो यहाँ जो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कह लो, वो देने के लिए तो एम जी साइन थीटा प्रेजेंट है। यस। लेकिन एम जी साइन थीटा सेंटर से पास हो रहा है, तो वो टॉर्क तो दे नहीं सकता। नो सर।
इसका मतलब अल्फा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली फ्रिक्शन के ऊपर है, यस सर। तो फ्रिक्शन अल्फा के अकॉर्डिंग ही लगेगा ना। यस सर, मतलब नहीं सर, मैं ये हम्म, पूछ रही थी कि जैसे वो ऊपर जा रही है ना, तो मेरी फिर बात दोनों सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, कॉन्टैक्ट। देखो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। हमने कभी नहीं कहा फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट लगता है, हमने तो कहा फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है। रिक्वायरमेंट होती है स्लिपिंग को रोकना, मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन हर वक्त जीरो रहना चाहिए, मानते हो इस बात को। यस सर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, यस सर। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मुझे देखो, अगर एसीएम इस तरफ है तो मुझे अल्फा इस तरफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये मेंटेन कर पाऊंगा ना यहाँ पे कि ACM माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0। 0। तो ये होने के लिए अल्फा मुझे उल्टा चाहिए, तो फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ेगा। यस। अल्फा उल्टा क्यों चाहिए, इसका एक रीजन ये भी समझ लो, ये जो ओमेगा है वो क्लॉकवाइज है। यस। जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है उसका स्पीड तो कम हो जा रही है, लेकिन उसका ओमेगा भी तो साथ साथ कम करना पड़ेगा ना। कम होगा। तो वो ओमेगा कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर। ये ठीक है ना, ओके सर। समझ गए, ये हो गया। अच्छा अब यही बात कर लेते हैं, हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने नीचे तो लेकर आए थे इसको कल, है ना। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, नीचे, तो इसका देखो मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ ACM लिख देता हूँ, है ना, साथ में वो रेड वाला एरो भी बना देता हूँ, ताकि VCM भी इसी डायरेक्शन में, VCM भी इसी तरफ है। अच्छा अब नीचे आते हुए इसको जो अल्फा चाहिए वो किस डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा अल्फा चाहिए ना, तो ये वाला अल्फा चाहिए। तो ये अल्फा अब इसको कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। किस तरफ लग के, अप या डाउन, फ्रिक्शन किधर लगाऊं, ये वाला अल्फा देने के लिए फ्रिक्शन किधर लगाऊं, अप। अप, ये लगा देखो, ठीक है ना। तो चाहे रोल करते हुए बॉडी इंक्लाइन प्लेन से ऊपर जाए, चाहे रोल करते हुए इंक्लाइन प्लेन से नीचे आए, अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो दोनों केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अप। अप। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, सी। जो किसी ने भी नहीं चूज किया। और ये क्वेश्चन जो है एज इट इज, यही क्वेश्चन IIT JEE के पेपर में आया था, है ना। तो ये देखना कि मतलब JEE का जो बेसिक फिलोसफी है ना, वो है फंडामेंटल्स पे जोर देने की, कि आपके फंडामेंटल्स जो है कितने क्लियर हैं। अगर फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो आदमी सोच समझ के आंसर निकाल सकता है वहाँ बैठ के ना। तो बात समझ में आ गई, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए सब लोग। एक और फन फैक्ट लिख लेते हैं हम रोलिंग के रिगार्डिंग। क्या फन फैक्ट है, जब एक बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। सबने वो 5 रुपए वाला कॉइन देखा है यस सर। ना, ये हो गया 5 रुपए वाला कॉइन। इसको हम क्या करते हैं, रोल कराना शुरू करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं, इस पर रोल कराना शुरू करते हैं, यानी ये ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है। ये ओरिएंटेशन बदलता रहेगा जैसे जैसे रोल करेगा। यस सर। कुछ देर बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अभी कितना रेवोल्यूशन किया होगा इसने, 90 डिग्री है। नहीं मतलब रेवोल्यूशन, मतलब कितना घूम गया होगा डिग्री से। 90 90 तो नहीं हुआ बेटा, 90 हो गया क्या ये, हाँ 90 हो गया ये, है ना, 90 डिग्री घूम गया है ना, ये 90 डिग्री घूम चुका है अभी। अच्छा जब ये 180 डिग्री टर्न हो चुका हो, हालांकि मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पे बना देता हूँ 180 वाला, तो ये वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर। यस कोई सर। कोई हमसे पूछे कि इतनी देर में ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये वाला सेंटर टू सेंटर, इसको सीधी लाइन मानना है ना, पैरेलल टू ग्राउंड, ये डिस्टेंस कितना होगा, पता कर सकते हैं क्या।
करें, पता करें, या किसी को पहले से पता है? ना, इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है इसको। ऐसा एक 5 रुपए का सिक्का ले लो। घर में काजल है सबके? आँख में लगाने वाला काजल जो होता है, हाँ सर। मिल जाएगा। तो क्या करें, वो जो ये जो कॉइन होता है ना, इस कॉइन की जो रिम है, ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर काजल लगा देते हैं चारों तरफ। कर देंगे ऐसा? अच्छा, उसके बाद एक क्लीन शीट ऑफ पेपर ले लें, साफ पेपर ले लें, इसको टेबल पर रख दें, कॉइन को इस पोजीशन में रखें और कोशिश करें कि इसको प्योर रोलिंग करते हुए आगे की तरफ चला रहे हैं। यानी आगे चलते हुए जब ये घूमे, इस तरीके से घूमे और आगे बढ़े, तो स्लिप नहीं करना चाहिए। यानी ये वाला पॉइंट हमेशा ग्रिप बनाए हुए चलना चाहिए। ऐसे करते करते धीरे 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 ध्यान से घुमाते घुमाते इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा लो। यानी 5 सीधा लिखा हुआ है, फिर वापस 5 सीधा हो जाए, यहाँ तक इसको ले आओ। आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रीक बन गई होगी, काले लाइन बन गई होगी इस तरीके से। तो ये तो हाफ रेवोल्यूशन होगा ना? कौन सा बेटा? सर मतलब 5 to 5 तो हाफ ही 5 to 5 रेवोल्यूशन हाफ है। कैसे हो बेटा? सर वो मतलब हाँ, वो हम लोग का सिमेट्रिकल है ना, तो नहीं अगर सिमेट्रिकल नहीं, हमारा वाला बनाया हुआ सिमेट्रिकल है। जो वो सरकारी 5 का सिक्का होता है वो अच्छा सिमेट्रिकल ओके थोड़ी सर। होता है ना, वो तो पहचान में आ जाता है ना सीधा। चाहो तो 1 रुपए का सिक्का ले लो, हालांकि 1 रुपए के सिक्के को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल, ये थोड़ा थिक होता है ना, तो चलाना ईजी होता है। आप एक वाला एग्जाम्पल ले लो, उसमें एक ऐसे बना होता है ऐसे, तो ये तो समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है ना? तो एनीवे, तो जब हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कराएंगे, तो उस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये जो स्ट्रीक बनी है, लाइन बनी है, इसको लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम। तो यही लेंथ हमें बतानी है कि वो लेंथ कितनी है, चाहे तो हम प्रैक्टिकली कर सकते, कैसे करेंगे वो समझना। तो ये बात देखना कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो VCM है और ओमेगा है, और VCM किसके इक्वल होना चाहिए बेटा प्योर रोलिंग में? ओमेगा। ओमेगा आर के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ कि जब हमारा कॉइन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर गया, तो कितना डिग्री टर्न हुआ? 360। 360. तो जो टाइम लगा उसको मैं ये कह सकता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा। यस सर। सही है ना? अच्छा, इतने टाइम में जो डिस्टेंस चला XCM, सेंटर कितना चला XCM, उसको VCM इंटू टी कह सकता हूँ। यस यस सर। तो ये बन गया VCM इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, यहाँ से देखो VCM बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से इस इक्वेशन से VCM बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है? आर। R है। तो XCM की वैल्यू 2 पाई R आई क्या? यस सर। सही बात है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पर देखना कि ये जो हमारे पास, हाँ, XCM इक्वल टू 2 पाई R आया। तो इससे प्रूव क्या हुआ? इससे प्रूव ये हुआ कि whenever body is in pure rolling motion, the center covers a distance 2 pi r each time the body makes 1 complete revolution. लिख लें स्टेटमेंट को, लिख लो। ये ड्रॉ कर लिया सबने जो ये डायग्राम, ताकि समझ में आ जाए। लिखें, स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट है the center of a body, the center of a body in pure rolling motion, the center of a body in pure rolling motion covers a distance equal to का साइन लगा के 2 पाई r लिख लेना। covers a distance equal to 2 pi r in the time during which it completes
one revolution, in the time during which it completes one revolution. समझ गए? याद रहेगा सबको ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि अगर बॉडी रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रही होती, यानी प्योर रोलिंग में नहीं होती, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग याद है सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर बॉडी रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रही होती तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने तक उसका सेंटर ज्यादा चल चुका होता है या कम, 2πr से ज्यादा या 2πr से कम? सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर ये बॉडी रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग टाइप का मोशन कर रही होती तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होने तक सेंटर 2πr से ज्यादा चल चुका होगा या कम चल चुका होगा? 2πr से कम चलेगा या ज्यादा चलेगा? ज्यादा। पक्का है 100%? ज्यादा सर। ज्यादा चलेगा। ठीक है, सबको क्लियर है या समझाऊं मैं? सर आ गया समझ। सबको आ गया? यस सर। यस सर। है ना? और यही अगर रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग होती है ना, तो उस केस में VCM लेस देन ओमेगा आर होता। तो उस केस में जब तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा सेंटर 2πr से कम चल पाएगा। समझ पा रहे हो बात? है ना? क्लियर है? कभी भी इस तरह के डिस्कशंस में आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा एक्सट्रीम सिचुएशन सोच लिया करो। जैसे रोलिंग विद बैकवर्ड स्लीपिंग की एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई बताएगा मुझे कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है एक बॉडी की रोलिंग विद बैकवर्ड स्लीपिंग का? कोई भी थोड़ा सोच समझ के बताओ। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि इससे खराब कंडीशन हो ही नहीं सकती? VCM 0 हो जाए। VCM 0, हाँ बिल्कुल है ना। देखो कितना इजी है सोचना कि VCM जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बॉडी सिर्फ घूमे जा रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय द टाइम वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी सेंटर वहीं का वहीं रहेगा, उसी जगह पे। यस सर। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर है वो तो 2πr के कंपैरिजन में है ही नहीं, मतलब 0 है तो ऑब्वियसली लेस तो है ही, है ना, और बहुत कम है। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा हमें कि जब रोलिंग विद बैकवर्ड स्लीपिंग होती है तो सेंटर 2πr से कम चलता है। ठीक है ना? समझ गए? चलो और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोलिंग का। कभी आपने वो देखा है जब इलेक्ट्रिकल केबल डल रही होती हैं मोहल्ले पड़ोस में, तो वो बड़े बड़े से लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े से रोल रखे होते हैं जिनके ऊपर बिजली का तार बंधा होता है ऐसे? देखा है? मतलब ऐसा लगता है जैसे वो हल्क को पतंग उड़ानी होगी तो उसकी चरखी उतनी बड़ी होगी। यस सर देखा। है ना? अगर इमेजिन कर सकते हैं उसको तो समझेंगे, है ना? एनीवे, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सा इस तरह का एक स्पूल है, इसको ना स्पूल कहते हैं, स्पूल जिसके ऊपर धागा बंधा होता है ऐसे। और एक पर्सन है यहाँ पे, ये व्यक्ति मान लेते हैं, ये व्यक्ति है जो अपने हाथों से क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है। और इस तरह खींच रहा है कि अब ये खींचेगा इसको, मान लो सफिशिएंट रफ सरफेस है तो ये आगे भी बढ़ेगा स्पूल और घूमेगा भी। अब ये खींच रहा है, ये इसको इसकी तरफ आ रहा है, ये बात समझ सकते हो ना? ये ऐसे 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 इसकी तरफ आएगा घूमता हुआ,
Yes, sir. अच्छा, अब मान लो ये कहा हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है ये एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस एल है, जितना ये घूम के आएगा। तो आपको बताना है कि जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, सेंटर जो है वो ना, जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, है ना, उतनी देर में ये जो केबल है, कितनी लेंथ ऑफ केबल इस पर्सन के हाथ से गुजर चुकी होगी। इसका मतलब सोचो, अगर ये अभी खींचना शुरू कर रहा है और ये केबल यहाँ आके इकट्ठा हो जा रही है, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जा रही है ऐसे, तो बाय द टाइम ये स्पूल घूम के यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये लेंथ ऑफ केबल जो यहाँ इकट्ठा हो गई है, ये कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है एक बार? What length of cable would have passed through the hands of the man by the time the spool reaches him, है ना? स्पूल उसके पास पहुंचे तब तक उसके हाथ से कितनी केबल निकल के जा चुकी होगी। है ना? ऑब्वियस आंसर एल है, ऑब्वियस आंसर एल है, लेकिन थोड़ा सा फिर वही बात है कि आंसर अगर इतना आसान होता तो पूछते ही नहीं, है ना? कोई आंसर किसी का? अगर आंसर नहीं है तो गैस भी कर सकते हैं ना। जब आंसर ना हो तो जिंदगी में फिर एक ही ऑप्शन बचता है, गैस करना। तो गैस कर सकते हैं कि इतना हो जाएगा, कोई भी एल के आगे कोई भी नंबर लगा के छोड़ दिया कि हाँ ये होगा। बताओ भाई। कोई आंसर नहीं। चलो तो इसका आंसर नोट कर लेंगे। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है 2L। कैसे है 2L वो समझ लें। तो अगर ये VCM है तो ये 2 VCM होता है, इस बात को पहले क्लियर करो। प्योर रोलिंग में अगर इसकी स्पीड, सेंटर की स्पीड VCM है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2 VCM होती है। बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोप चल रही है वो तो 2 VCM से चल रही है ना। तो रोप तो यहाँ से जुड़ी हुई है ना, इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो उसी स्पीड से चलेगी जिससे वो कनेक्टेड है। तो सेंटर चल रहा है VCM से, रोप कितनी स्पीड से निकल रही है? रोप कितनी स्पीड से निकल रही है? 2 VCM. 2 VCM से। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय द टाइम हमारा सेंटर L कवर करेगा, रोप कितना कवर कर चुकी होगी? टू है। 2L। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको। मैंने आपको एक लिंक भेजा था वाटर लुइन वाले वीडियो का, देखा था वो वीडियो सबने? हाँ, sir. अच्छा, उसी वीडियो में लुइन साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि एक 7R रेडियस का बड़ा स्फीयर है और एक R रेडियस का, यहाँ मैं R इस यहाँ पे लिख देता हूँ ना, R रेडियस का छोटा स्फीयर है। ये स्फीयर प्योर रोलिंग करते हुए इसके चारों तरफ घूम रहा है। मान लेना ऐसे, मान लेना कि मतलब है ना, ये गिर नहीं रहा है, प्योर रोलिंग करते हुए इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम पा रहा है, वो अवेलेबिलिटी है जगह की इसके पास, ऐसे घूम के यहाँ से वापस आता है। तो बाय द टाइम ये घूम के वापस आएगा, ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा, है ना? कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा बाय द टाइम ये घूम के वापस आता है ना? तो अब तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी हो जाना चाहिए ये। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा। करोगे इसको, ट्राई करोगे? चलो मान लेते हैं कि करेंगे, है ना?
अभी क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लिखो जरा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबको क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो लेट्स से एक बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में, रोलिंग नहीं है, ध्यान रखना, अपने किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ क्या कर रही है बॉडी, इस तरीके से रोटेट कर रही है ओमेगा से। अब आपसे पूछा किसी ने कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, कोई एक छोटा पार्टिकल ले लेते हैं, इसके मास को कह देते हैं dm, और dm का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको कह देते हैं r। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? Yes, sir. घूम रहा है। इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है वो बता दो। इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या लिखूं मैं? बोलो भाई। Omega R. ओमेगा आर, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो छोटी सी एनर्जी होगी, डी लिख देते हैं उसको, वो कितनी होगी? हाफ इंटू ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू डी एम, हाफ एम वी स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? आर छोटा लिखना है मुझे, है ना, ओमेगा आर का स्क्वायर। सही लिखा है? देख लो एक बार अच्छे से। अच्छा, ऐसी सारी एनर्जीज को अगर मुझे ऐड करना है तो टोटल एनर्जी बन जाएगी मेरे पास यू, वो कितनी हो जाएगी? हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, हमने बाहर ले लिया। ये बचा हमारे पास, देखो सही है कि नहीं? Yes, sir. ये इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम पहले देखा हुआ है कहीं हमने, क्या होता है ये? Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाटएवर एक्सिस द बॉडी इज रोटेटिंग, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू हाफ आई अबाउट व्हाटएवर एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लो इसको, सर एक बार वो डायग्राम दिखा दीजिए। डायग्राम लिख लो। डन सर। ठीक है ना। चलो, तो ये हमने लिखा u इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात? तो अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये याद रहेगा आपसे? यस सर। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड को हमने एंड के अबाउट हिंज कर रखा है। ये हिंज लगा दिया हमने यहाँ पे, और इनिशियली द रॉड इज बीइंग हेल्ड हॉरिजॉन्टली होल्ड करके हमने इसे रखा हुआ है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, जैसे ही छोड़ेंगे रॉड स्मूथली ऐसे रोटेट करते हुए सीधी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। मानते हो इस बात को? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी, यहाँ बना देते हैं इसको ऐसे, इस पोजीशन में आ जाएगी, उस वक्त इसके ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे घूम रही होगी ना सुबह रॉड, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? नोट कर लो एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि देखो हिंज में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना।
तो बात करते हैं। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि लेट्स से ये हमारा रेफरेंस लेवल, हालांकि जनरली रेफरेंस लेवल नीचे लेते हैं, मान लो ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ये माने क्या, लोएस्ट को रेफरेंस माने, लोएस्ट को ही मान लेते हैं। अगर ये हमारा रेफरेंस लेवल है तो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास की कितनी है, बता दो एक बार मुझे। सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बोलो भाई। mgr, mgl बेटा, mgl हाँ l सॉरी, है ना, सही है ना? अच्छा, जब ये सीधी हो जाएगी रॉड, अच्छा काइनेटिक तो इस वक्त कुछ है नहीं, जीरो है, हम छोड़ा ही अभी तो हमने। जब सीधी हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जब ये रॉड सीधी हो जाएगी तो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा घूमते हुए, देखो ऐसे, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgl/2। mgl/2 बिल्कुल सही है। प्लस साथ में उस वक्त एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ आई अबाउट द हिंज ओमेगा स्क्वायर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नो सर। अच्छा, आई अबाउट द हिंज कितना लेंगे इस रॉड का, ये बता दो, है ना? तो मैंने लिखा हाफ आई अबाउट द हिंज, जो आप बताओगे अभी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl/2, है ना? ये उधर जाके आधा रह जाएगा ना। l/2 होगा। नहीं, आई की वैल्यू क्या लूं बेटा, यहाँ पे बताओ ना। आई अबाउट दिस पॉइंट, रॉड के लिए क्या हमने सीखा कभी आई अबाउट दिस पॉइंट कितना होता है? बताओ भाई। कोई भी। थोड़ा पढ़ लिख लो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ml/3, ठीक है। बस बाकी तो सॉल्व करना रहेगा। ये m सेम है, हालांकि दिख थोड़ा डिफरेंट है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। ये तो है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3l, नहीं 3l, 3g/l का अंडर रूट। देखो एक बार, 3g/l का अंडर रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो प्योर रोटेशनल मोशन में है ना, ये सिर्फ रोटेट कर रहे हैं उनके लिए, है ना? सर हाँ डब्ल्यू, सर एक बार वो इनर्शिया वाला बता दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का सेंटर के अबाउट होता था, वो होता था ml/12, याद है? यस सर। फिर उसके बाद अगर हम यही एक्सिस यहाँ शिफ्ट कर दें तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाती थी, ये डिस्टेंस l/2 हुआ, तो आई अबाउट एन एंड जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा ml/12 प्लस ml/4 मिलके हो जाएगा ml/3। ये हमने डिराइव किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। ओके सर। है ना? अच्छा,
ये तो चलो ठीक है, मतलब आप पूछा, मैंने बता दिया, वो वाली बात है। जो चिंता वाली बात है ना, वो ये है कि अगर हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, रोलिंग पढ़ रहे हैं, और उस वक्त हमें दिक्कत आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पीछे वाली चीजें हमने इतनी सारी पढ़ी, वो तो अभी तक टाइम ही नहीं मिला हमें रिवाइज करने का, इसका यही मतलब हुआ। अच्छा, अब चलो टाइम जब मिलेगा आप कर लोगे ऐसा मान लें, बट प्रॉब्लम क्या है वो बात समझना कि फिजिक्स में एक क्यूमुलेटिव नॉलेज की जरूरत पड़ती है, यानी नॉलेज जो है जो इकट्ठा होती जा रही है पहले से। जब तक वो इकट्ठा नहीं होती रहेगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर लो कि रोटेशनल मैकेनिक्स बिना न्यूटन लॉ के सॉल्व हो जाएगा, या बिना फ्रिक्शन की नॉलेज के सॉल्व हो जाएगा, या बिना सर्कुलर मोशन जाने सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो अच्छा, फिर एज ए टीचर चिंता क्या होती है इस बात को समझ लो ना कि ठीक है मैंने पढ़ा दिया, मुझे कहीं ना कहीं लगता रहेगा कि मैं अपनी तरफ से मतलब सिंसियर एफर्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाना चाहिए है ना एक ऑनलाइन क्लास में, उतना मैं एटलीस्ट करा दे रहा हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता है इस वक्त अगर अभी आपका टेस्ट ले लिया जाए, है ना, या मान लो इसी वक्त एग्जाम हो जाए, तो मुझे तो पता है क्या कहानी होनी है ना, उस वक्त थोड़ा सा ना अंदर से खराब लगता है। अच्छा, ये खराब लगना आप इसको एक कॉम्बिनेशन कह सकते हो, मतलब इसमें गुस्सा भी इन्वॉल्व है और फ्रस्ट्रेशन भी है, इस बात को समझना। ठीक है, अच्छा दुख भी है, दुख बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब अगर मान लो कि ये पाई चार्ट है मेरे फीलिंग का, तो उसमें गुस्सा तो इतना ही है, ये हिस्सा, ठीक है जी। और फ्रस्ट्रेशन इतनी मान लो आप, ये हिस्सा फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये गुस्सा हो गया, एंगर कह देते हैं इसको। ये हिस्सा जो है ये सिर्फ दुख है। ये बस समझना है इस बात, इतना तो दुख है। खराब लगे क्यों? ऐसे हुआ कि अगर अभी आपके टेस्ट लिए जाएं तो जो नंबर आ रहे होंगे वो बहुत दुखी करने वाले होंगे, है ना। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम मिल जाए पढ़ लिया। छोटी छोटी सी बात है ना, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये क्या होता है, ये नहीं पता होने से होता है, ये नहीं होता कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता हो ऐसा हो गया ना, ऐसा नहीं। इससे होता है कि हम पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। एनीवे, तो मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, थैंक यू उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखो काइनेटिक एनर्जी। कौन है, किसी का आवाज आ जा रही है उसमें से। काइनेटिक ऑफ अ रोलिंग बॉडी, है ना। अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्योर रोटेशनल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, इसका मतलब आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये देखना कि ये बॉडी एक साथ दो काम कर रही है, ये चल भी रही है और घूम भी रही है, तो ऑब्वियसली इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो वो दो टाइप की होंगी। किन दो टाइप की? एक को हम कहेंगे ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल चलने की वजह से, है ना, चलने की वजह से। और एक को हम कहेंगे रोटेशनल, घूमने की वजह से। पूरा लिख लेना, रोटेशनल। अब ये ट्रांसलेशनल पार्ट जो है ना, उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये बॉडी रोल कर रही है, तो आप इसका कोई भी पॉइंट कहीं पे ले लो, ये हमने छोटा सा डीएम ले लिया, इसके पास चलने वाली वेलोसिटी कितनी है, कौन बताएगा मुझे? इसके पास चलने वाली वेलोसिटी कितनी है? वो सबके पास एक जैसी होती है ट्रांसलेशनल में, VCM. वीसीएम, वेरी गुड। तो हमारे पास ट्रांसलेशन एनर्जी हुई हाफ वीसीएम इंटीग्रल ऑफ वीसीएम का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डीएम। ये तो सबके लिए कॉमन है, ये सारा ऐड हो जाएगा, सारे डीएम जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बेटे? M. हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, सही है ना। Yes, sir. और रोटेशनल हम जान ही चुके हैं। अच्छा, बॉडी रोल करते हुए किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ Yes. पे मैं हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या?
Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, व्हेन अ बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, उसके पास ये दोनों एनर्जीज का सम होता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस बात को अच्छे से समझ लेना है, नोट करो इसको जरा। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्कशन बनता है हमारा करना कि डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी का टाइप, यानी वो रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशनल है और कितना फ्रैक्शन रोटेशनल है। ये बात ठीक है ना? इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो एक टेबल बना लेते हैं हम जिसमें लिखते हैं बॉडी, और उसमें फिर हम लिखते हैं इसमें हम लिख देते हैं ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल और टोटल। अब टोटल वाला जो कंपार्टमेंट है वो तो हमेशा वन ही रहेगा, टोटल तो वन होना है। अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अभी वो बताओ मुझे कि इस बात को समझना, अगर मैं ऐसे लिखूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये उस बॉडी के लिए बात कर रहे हैं जो प्योर रोलिंग मोशन में, ध्यान देना, हम हर एक के लिए नहीं बात कर सकते। तो ये जो मेरे पास आएगा, ये मेरे पास m r स्क्वायर अपॉन ICM आएगा कि नहीं आएगा, एक बार चेक कर लो भाई। इसको मैंने हाफ m VCM स्क्वायर लिखा, इसको मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा, हाफ से हाफ तो कट गया, VCM को मैंने ओमेगा r लिख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर भी कट गया, तो मेरे पास mr स्क्वायर बाय ICM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। Yes, sir. सही है ना? तो अब मुझे बताओ कि अगर हम ये इसको अपना डिस्कशन का बेसिस बना लें mr स्क्वायर बाय ICM, तो अगर मैं यहाँ रिंग लिखता हूँ, है ना, तो टोटल में मैं यहाँ 1 हटा देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा, ट्रांसलेशनल इज टू रोटेशनल 1:1 का रेशियो होगा कि नहीं होगा रिंग में, क्या कहते हो? Yes, sir. तो टोटल एनर्जी अगर दो पार्ट में है तो ट्रांसलेशनल एक पार्ट है, रोटेशनल एक पार्ट है, ये सही है? अच्छा, अब अगर कोई हमसे पूछे कि इफ अ रिंग और हॉलो सिलेंडर, रिंग और हॉलो सिलेंडर सेम होते हैं ना इस डिस्कशन में, इज इन अ प्योर रोलिंग मोशन, हाउ मच ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल, हाउ मच ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल, तो क्या जवाब दोगे आप? इस हाउ मच को व्हाट फ्रैक्शन भी कर Half. सकते हो, हाफ, ये बात ठीक है ना? हाफ वाली बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अब इसी को मैं डिस्क या सॉलिड सिलेंडर कह देता हूँ, है ना? तो वहां पे ये रेशियो कितना हो जाएगा डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये जो ट्रांसलेशनल इज टू रोटेशनल वाला रेशियो है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बता दो। 2:1. 2:1, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा 2:1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1, तो यहाँ 3 लिखना चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, इसका मतलब डिस्क में 2/3 एनर्जी जो है वो तो ट्रांसलेशनल है और 1/3 एनर्जी रोटेशनल, ये बात समझ पा रहे हो? yes, sir.
अनवी बेटा आप मुझे ये जो भेज रहे हो ये फाइल तो मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये डाउनलोड होगी क्या, कि क्वेश्चन है क्या कोई? सर क्या? आपका जो मैसेज आ रहा है उसमें साथ में फाइल लिखा हुआ आ रहा है। सर मैंने आपको कुछ नहीं भेजा है। अच्छा, नहीं लेकिन इसमें बार बार ना एक मैसेज आ रहा है ना, जिसमें लिखा हुआ है फाइल। सर मैंने आपको कुछ नहीं भेजा है। ओहो, अच्छा ये कैसे हो रहा है, कोई नहीं समझ गया, चलो कोई नहीं। इसको मुझे लगा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, है ना। एनीवे ये बात समझ में आ गई बेटा सबको, 2:1 और 3 वाली। यानी अगर किसी ने हमसे पूछा कि एक डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी होती है, तो क्या जवाब दोगे आप? 2/3. नहीं नहीं, रोटेशनल बेटा, ध्यान से अच्छा, सुनो, रोटेशनल। 1/3. हाँ, ठीक है, अच्छा यहाँ हॉलो स्फीयर लिख देते हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में ये रेशियो क्या हो जाएगा बता दो मुझे, ये वाला रेशियो हॉलो स्फीयर में कितना हो जाएगा? बोलो 3:2. 3:1, 3:2 हो जाएगा बेटा ना, 3:2, yes sir. 3:2। तो यहाँ 5 लिखना चाहिए मुझे, क्या कहते हो? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसलेशन एनर्जी टोटल का कितना फ्रैक्शन है, तो आंसर कहोगे 3:5, 3/5 टोटल का है। और रोटेशनल एनर्जी टोटल का कितना है, तो 2/5 कहोगे आप, यस सर। है ना। इसमें लास्ट हमारे पास बचता है सॉलिड स्फीयर, उसमें यहाँ क्या आएगा बता दो? 5:2. 5:2, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, सही है ना। Yes sir. ठीक है, अच्छा फिर एक बात ध्यान रखना, इन द सेम ऑर्डर जैसा हमने वो एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल देखा था, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन किसके पास होता है? आउट ऑफ द टोटल एनर्जी, मान लो सबको हम एक बराबर एनर्जी दे दें, टोटल एनर्जी सबकी सेम है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन एनर्जी किसके पास होगी? Disk. सॉलिड स्फीयर के पास। सोच लो, आराम सोच लो। सॉलिड स्फीयर के पास 5/7 ऑफ टोटल होगा, है ना। Yes sir, yes sir. और डिस्क के पास तो 2/3 ऑफ टोटल होगा, तो 5/7 बड़ा नंबर है 2/3, तो आंसर वुड बी 5/7 ना। सही है। अच्छा, सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी? रिंग। रिंग के पास, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगर मान लो हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, लेट्स से आप एक राजा हैं, राजा ने एक पहाड़ के ऊपर एक फोर्ट बना रखा है। पहले के राजा होते थे ना, इस तरह से फोर्ट बना लिया करते थे पहाड़ के ऊपर जाके, है ना। इस तरह से पहाड़ पे किला बना लेते थे अपना, और फिर दुश्मन को आना होता था तो वो ऐसे चढ़ के आता था पहाड़ पे, इसीलिए पहाड़ पे बनाते थे किले, याद है सबको, देखे होंगे आपने ऐसे फोर्ट। अच्छा, यस अब सर। मान लो दुश्मन की फौज ऐसे आ रही है, तो यहाँ बैठे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे गोल और भारी ऑब्जेक्ट जो है इनकी तरफ गिरा सकते हैं, ये ऐसे रोल करते हुए जाएंगे इनकी तरफ। Yes sir. अच्छा, लेट से हमारे पास ये जो रोल करते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे इक्वल मास के हैं, लेट्स ऐसा कहते हैं, सब इक्वल मास के हैं। ये किस शेप के हों, मतलब किस टाइप की बॉडी हो ये, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे हिट करने पे? अच्छा, इम्पैक्ट आता है सेंटर ऑफ मास की स्पीड से, तो उस तरह से सोच लेना कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर या होलो सिलेंडर? Solid. सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड ये बात स्फीयर। सॉलिड स्फीयर बिल्कुल, तो सॉलिड स्फीयर अगर होंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का शेयर होगा टोटल एनर्जी में से, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। आ रही है कुछ बात समझ में? Yes sir. ठीक, हालांकि अच्छी बात क्या है,
उस जमाने में गिराने को क्या होता था, पत्थर होते थे, और पत्थर ऑब्वियसली हॉलो स्फीयर नहीं होंगे। अगर स्फेरिकल पत्थर मिल भी जाते हैं हमें, है ना, तो वो हॉलो स्फीयर तो नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है ना। Yes, sir. तो है ना, वो अपने आप ही काम जो है वो ठीक हो जाता होगा तब, है ना। एनीवे, तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैथमेटिकली बेटर बना लेते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट को h कह देते हैं, और यहाँ से हमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया और सफिशिएंट फ्रिक्शन है मान लेते हैं, तो ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आएगी, ऐसा मान लें हम। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये नीचे आएगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड एट द बॉटम कितनी होगी। हालांकि बहुत ही आसान है, नाउ दैट वी नो कि वो फ्रैक्शन में कैसे करना है, बट यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जब ये बॉडी नीचे आई तो इसने mgh क्या हुआ बेटा यहाँ पे, Potential energy. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, हाफ mvcm² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर में। ये इक्वेशन लिखी हमने। अच्छा, लिख तो दी हमने ये भी कह दिया कि ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें डिस्कस करनी पड़ेगी कि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ ना बोलो। Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन लगते हुए भी एनर्जी कंजर्व्ड है। नॉर्मली हम क्या देखते थे, जब फ्रिक्शन लग रहा हो तो एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। नहीं होती है। तो यहाँ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ कम द एनर्जी इज कंजर्व्ड इवन व्हेन देयर इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को एक होमवर्क की तरह ले लेते हैं, सोचना इस बारे में और अपने विचार जो है वो ग्रुप पे शेयर करना कि फ्रिक्शन लग रहा है, ये बात गारंटी है, उसके बिना तो रोलिंग ही नहीं होनी है, पक्की बात है ना। Yes, sir. ठीक है, तो हाउ कम द एनर्जी इज कंजर्व्ड इवन व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए अपने रीजंस जो है ना वो शेयर करें, इसी को हम अगली क्लास में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सर हाँ बेटा बोलो। कल की क्लास का टाइमिंग क्या है? बेटा वही 9:30 बजे। सर 2:30 नहीं हो सकता? बाकी लोगों से पूछो, बोलो भाई 2:30 के बारे में अपने Yes, विचार sir. प्रकट करें। हाँ सर सही है। 2:30 ओके, 2:30 ओके, बोलो भाई ओके, Okay, sir. डन है। फिर 2:30 कल का टाइम है ना। ओके बाकी सर, थैंक यू कोई सर। मिस करेगा तो फिर उसमें ये करना कि है ना, अपना वो रिकॉर्डिंग तो रहेगी, उसको देख लेना यार, है ना। तो कल फिर 2:30 डन हो गया है ना। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।